हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? होप ऑल ऑफ यू गुड। तो आज की क्लास में हम लोग रिवाइज करने वाले हैं बेटा इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिया, चाइना इन पाकिस्तान। जैसा कि मैंने आपको बताया था बेटा कि इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन बनने के यानी कि बड़ा क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा हैं। एम्प्लॉयमेंट चैप्टर और इंडिया, चाइना, पाकिस्तान इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा हैं बेटा। तो इन चैप्टर को तो आपको बहुत ध्यान से करना है। इनको में सिर्फ 4 ही चैप्टर है। एम्प्लॉयमेंट है, एनवायरमेंट है, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये है। तो एम्प्लॉयमेंट और इंडिया, चाइना, पाकिस्तान को तो आपको बहुत सीरियसली करना है बेटा। तो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान की कंपैरेटिव स्टडी हमने बहुत अच्छे से इस चैप्टर को किया था, मुझे अच्छे से याद है। तो आज एक बार फिर से इस चैप्टर को रिवाइज करते हैं और सारे कंसेप्ट्स और सारे इनडायरेक्ट क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन जो भी यहां से बन सकते हैं, मैं एक बार फिर से आपको बताता हूं। चैप्टर को ध्यान से देखिए, एक बार गो थ्रू करेंगे चैप्टर को फिर से। और सबसे पहली बात मैं करूंगा बेटा इस चैप्टर में ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान की। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं, याद दिलाता हूं इस चैप्टर में क्या क्या है। तो सबसे पहली बात बेटा, इस चैप्टर में आपको इंडिया, चाइना, पाकिस्तान तीनों ही कंट्रीज नेबर कंट्री हैं। इंडिया की, चाइना और पाकिस्तान और भी कंट्रीज हैं, पर इन तीनों कंट्रीज ने अपना ग्रोथ, अपनी ग्रोथ की स्ट्रैटेजी जो बनाई या फिर हम बोलते हैं अपनी डेवलपमेंट जो शुरू करी, वो एक साथ शुरू करी। और 1980s तक तीनों कंट्री का ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट सेम था। लेकिन तीनों कंट्री के जो रिफॉर्म्स थे वो अलग अलग टाइम पीरियड पे थे। मैं कहता हूं लगभग एक साथ थे। जैसे कि मैं बात करूं अगर पाकिस्तान की, तो 1988 में पाकिस्तान के रिफॉर्म्स आए, 1978 में चाइना के रिफॉर्म्स आए, चाइना के रिफॉर्म्स पहले आ गए, और इंडिया के 1991 में रिफॉर्म्स आए। अब तीनों के रिफॉर्म का बाद का पीरियड जो था ना, वो टोटली डिफरेंट था। हाँ, मैं बोलूंगा कि इंडिया और पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी थी वो सिमिलर हो सकती है, लेकिन चाइना को तो बिल्कुल डिफरेंट था। तो क्या डिफरेंट था, कैसे डिफरेंट था, क्या ऐसा चाइना ने किया, वो सारी बातें आपको फिर से मैं याद दिलाता हूं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया, चाइना, पाकिस्तान को। एक बात ध्यान रखना कि चाइना चाइना की डेवलपमेंट जब शुरू हुई, तो चाइना में सबसे पहले हम देखें तो वहां पर क्या था बेटा, वहां पर सोशलिज्म था। चाइना ने स्टार्टिज्म अडॉप्ट किया था, यानी कि वहां पर कमांड इकोनॉमी टाइप इकोनॉमी थी। मेजर कंट्रोल जो था वो पब्लिक सेक्टर का था। और आपको अच्छे से याद होगा कि चाइना को चाइनीज गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया। चाइनीज गवर्नमेंट की विलिंगनेस थी, जील थी काम करने की, इसलिए चाइना को सक्सेस ज्यादा मिली एज कंपेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान। तो चाइना की ग्रोथ स्टोरी कुछ इस तरह से है कि चाइना के रिफॉर्म से पहले का जो पीरियड है बेटा, 1978 से पहले का जो पीरियड है, यानी कि प्री रिफॉर्म पीरियड, उसमें चाइना की सबसे बड़ी इवेंट जो थी वो दो थी। एक तो जीएलएफ बेटा, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, इस पे क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। उसके अलावा हम बोलेंगे ग्रेट प्रोलेटरल कल्चरल रेवोल्यूशन भी चाइना में आया। तो ये दोनों इवेंट्स 1978 से पहले की हैं। ग्रेट लीप फॉरवर्ड की बात करूं तो 1958। तो ये दोनों इवेंट जो थी, ये 1978 से पहले की इवेंट है। यहां पर ही चाइना को सक्सेस मिल गई थी। हम नहीं बोलेंगे पूरी सक्सेस मिल गई थी, हाँ कुछ जो चीजें रह गई चाइना ने उसको रिफॉर्म के बाद कवर किया, लेकिन जेल नहीं छोड़ी काम करने की चाइनीज गवर्नमेंट ने। करना है तो करना है, उनके पास कोई मजबूरी नहीं थी रिफॉर्म को शुरू करने के लिए। आपको याद है चाइनीज गवर्नमेंट के पास कोई मजबूरी नहीं थी रिफॉर्म लेके आने, ग्रोथ रेट से खुश नहीं थे तो रिफॉर्म लेके आए। इंडिया और पाकिस्तान को मजबूरी में रिफॉर्म लाने पड़े, ग्रोथ थी नहीं, बैकवर्ड इकोनॉमी थी, ब्रिटिश रूल था, इकोनॉमी खत्म हो गई एकदम से। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की सजेशन थी, एडवाइस थी कि रिफॉर्म लेके आओ, तो रिफॉर्म लेके आए। लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट खुद से रिफॉर्म लेके आई, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट को ये लग रहा था कि ये ग्रोथ रेट अच्छा नहीं है, डेवलप कंट्री की तरह हम बनना चाहते हैं तो कुछ करना पड़ेगा। ऐसा चाइना की स्टोरी में लिखा हुआ है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम बात करते हैं इंडिया, चाइना, पाकिस्तान की ग्रोथ स्टोरी की। उससे पहले एक छोटी सी मैं आपको स्टोरी सुनाता हूं कि इंडिया, चाइना, पाकिस्तान तीनों कंट्रीज ने डेवलपमेंट पाथ अपना सेम टाइम पर शुरू किया, आपको याद होना चाहिए। उसके अलावा डेवलपमेंट पाथ ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, उसमें से इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना हैव मेनी सिमिलरिटीज इन द डेवलपमेंट स्टेज। वो क्या थी हम पढ़ेंगे। इंडिया और पाकिस्तान दोनों को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, आपको पता है।
15 अगस्त इंडिया, 14 अगस्त पाकिस्तान। चाइना इस्टेब्लिश हुआ एज पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना इन 1949 बेटा, आपको पता होना चाहिए। So all the three countries have started planning their development strategies in a similar ways. India announced its first 5-year plan. आपको याद है कि याद क्या बेटा, कॉमन सी बात है कि कोई भी कंट्री अगर डेवलपमेंट करना चाहती है, कोई स्ट्रेटेजी बना रही है, तो उसके ऑब्जेक्टिव होंगे, गोल होंगे, और ऑब्जेक्टिव और गोल अचीव करने के लिए प्लानिंग तो करनी चाहिए बॉस। तो इंडिया ने अपना 5-year प्लानिंग प्रोग्राम शुरू किया, प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया 1950 में, और पहला प्लान बनाया 51 में। तो पहला 5-year प्लान इंडिया का बना 1951 में। उसके अलावा चाइना का 1953 में, पाकिस्तान का 1956 में। आप देख लो सेम टाइम है कि नहीं है, ऑलमोस्ट सेम टाइम पे शुरू हुआ। तो इंडिया और पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी थी वो सिमिलर थी, चाइना की थोड़ी सी अलग। वो क्या अलग थी कि चाइना में पब्लिक सेक्टर को थोड़ा हम देखते हैं कि ज्यादा रोल प्ले करता है और सपोर्ट भी करता है। 1980s तक तीनों कंट्री का जो ग्रोथ रेट था सिमिलर था, पर कैपिटा इनकम सिमिलर थी। उसके बाद पता नहीं क्या हो गया चाइना, आपको पता है क्या हुआ था, तो सारी बातें मैं करूंगा फिर से आज। तो ऑल द थ्री कंट्रीज हैव परफॉर्म डिफरेंटली। इंडिया एंड पाकिस्तान हैव मेड स्लो एंड इररेगुलर प्रोसेस इन चाइना। चाइना की ग्रोथ फास्ट थी, स्टीडी थी, हम बोलेंगे कि चलती रही थी, अप एंड डाउन बहुत कम थे। इंडिया में, पाकिस्तान में इररेगुलरिटीज थी। तो चाइना की प्रोग्रेस मिरेकल थी, और मिरेकल किसने किया, हम बोलेंगे बेटा गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ था उसके अंदर। तो हम इस चैप्टर में जीडीपी ग्रोथ के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ के बारे में, डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में, और ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तीनों कंट्री की ग्रोथ, डेवलपमेंट और अपना डेमोग्राफिक प्रोफाइल को, इन सबको कंपेयर करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ को भी कंपेयर करेंगे। अब बच्चों को ना भूल जाती है ये बात बार बार कि स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ क्या होता है बेटा। आपकी कंट्री में प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। प्राइमरी से सेकेंडरी पे शिफ्ट होना चाहती है हर कंट्री, डेवलपमेंट कर। तो प्राइमरी से सेकेंडरी पे शिफ्ट होना, सेकेंडरी से टर्शरी पे शिफ्ट होना, कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ में कंफ्यूज ना हो आप। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मींस कि आपकी कंट्री की वर्किंग पॉपुलेशन को कितने कितने सेक्टर में कैसे कैसे डिवाइड करते हैं। और स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ का मतलब क्या है बेटा, कि आपकी कंट्री में प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का, टर्शरी का कितना कंट्रीब्यूशन जीडीपी के अंदर। उसके अलावा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर कितने परसेंट पॉपुलेशन को इंप्लॉयमेंट देता है, भी इसके अंदर बात की जाती है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल की बात करूं तो पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कितनी पॉपुलेशन है, कितने रेट से बढ़ती है, डेंसिटी क्या है, अर्बनाइजेशन कितनी है, सेक्स रेशियो कितना है, फर्टिलिटी रेट कितना है, सारी बातें किसमें होती है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल में होती है। तो ना आप चीजों को याद रखो, यार 4-5 चीजें होती है एक चीज के अंदर, तो उसको याद रखना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आप ढंग से चैप्टर को सुनो, याद हो जाएगा आपको। ह्यूमन डेवलपमेंट समझते हैं, सोशल डेवलपमेंट। तो सारी बातें ध्यान से सुनना, तीनों कंट्री को कंपेयर करूंगा और बताऊंगा कि क्या है। रिवीजन बड़े आराम से करा रहा हूं, बहुत फास्ट नहीं कराऊंगा कि आपको कुछ समझ ही ना आए, तो आराम से करेंगे, सुनेंगे ध्यान से। सबसे पहले ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया की बात करते हैं बेटा। तो ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया इज एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। इंडिया में जो ग्रोथ, एक्चुअल ग्रोथ जो हुई वो 1991 के बाद हुई बेटा। क्यों, इस पूछ सकता हूं मैं आपसे क्यों? हाँ सर पूछ सकता हूं, आंसर बताओ कि 1991 के बाद क्यों? 91 में रिफॉर्म आए थे, एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसकी वजह से ग्रोथ थोड़ी जल्दी जल्दी और देखने को मिली 91 के बाद, उससे पहले तो कुछ भी नहीं था। तो उसके बाद इट वॉज बिकॉज ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब 1991 में आई एनईपी पॉलिसी, एलपीजी पॉलिसी। उसके बाद 1991 के बाद से लेके 2017 तक की मैं बात करूं तो हमारी कंट्री का जो ग्रोथ रेट था बेटा वो 7% पर एनम तक चला गया था। जो अचीवमेंट थी हमारे लिए, अच्छी अचीवमेंट तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ अचीवमेंट थी, इससे ऊपर हम जा सकते थे। 2017 की बात करें तो जीडीपी ऑफ इंडिया was estimated to be 2.439 ट्रिलियन यूएस डॉलर। अब मैं आपको लेटेस्ट बताता हूं। देखो आपकी बुक्स आपके पास है दोस्तों, तो आपकी बुक्स में भी लेटेस्ट लिखा होता है। तो मैं आपको अगर लेटेस्ट बताऊं कि 2017 का यहां तो नोट्स में आपको दिख रहा है, अगर मैं 2018 या 2019 की बात करूं तो आप एक डाटा मेरे कहने पे नोट कीजिए। वो डाटा क्या है बेटा कि हमारी कंट्री मतलब इंडिया, इंडिया का जीडीपी जो आपको दिया हुआ है वो क्या है, सुनना,
9.03 ट्रिलियन यूएस डॉलर इंडिया जीडीपी, और पाकिस्तान का 0.94 ट्रिलियन यूएस डॉलर। तो सबसे पहले मैं आपको इंडिया की स्टोरी पढ़ रहा हूं तो इंडिया का बताऊंगा। 9.03 मैं लिख देता हूं यहां पर 9.03, ये आपका ट्रिलियन में है बेटा, ट्रिलियन, और डॉलर है, ध्यान रखना। तो 9.03 डॉलर, ट्रिलियन डॉलर। अब ये कौन से ईयर का आप पूछोगे तो आपको बताता हूं बेटा, ये आपको लेटेस्ट दिया हुआ है, लेटेस्ट 2018-19 का। तो ये तो आपको याद करना ही है, जो आपको 17 का दिया हुआ है, उसके अलावा लेटेस्ट भी आपको मैंने बता दिया, आप याद रखें। तो इंडिया में क्या स्लो डाउन आया? देखो बेटा, कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जहां पे हमेशा हमेशा प्रॉस्पेरिटी चलती रहे, जहां हमेशा हम बोलेंगे बूम चलता रहे, कंट्री ग्रो करती रहे। कोई भी कंट्री अगर ग्रो करेगी तो रिसेशन में भी आएगी, डिप्रेशन भी आएगा, वहां पे यार रिकवरी भी होगी, सब कुछ होगा, बिजनेस साइकिल, इकोनॉमिक साइकिल चलेगा। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया में स्लो डाउन आया। अगर आपसे पूछते हैं कि रीजंस क्या थे स्लो डाउन के, तो सबसे पहली बात, इंडिया में स्लो डाउन कब आया? तो 1991 से पहले की बात करूं, स्लो डाउन ही चल रहा था बेटा, क्योंकि ब्रिटिश रूल जब खत्म हुआ उसके बाद कंट्री बिल्कुल बैकवर्ड थी, प्रोडक्शन था नहीं, एक्टिविटीज होती नहीं थी, तो स्लो डाउन था, इन्फ्लेशन था, सारी बातें थी। तो हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन होना, उसके अलावा लो, या हम बोलेंगे लैक ऑफ विल टू टेक पॉलिसी डिसीजन, गवर्नमेंट के अंदर जील ना होना। हम बोलेंगे कि गवर्नमेंट के अंदर विलिंगनेस ही नहीं है कुछ करने की, तो गवर्नमेंट कहां से करेगी? चाइनीज गवर्नमेंट के अंदर विलिंगनेस थी, इसलिए चाइना आगे निकल गया बेटा। फ्रीक्वेंट स्कैम्स, बार बार स्कैम्स होना, स्कैंडल्स होना, एफडीआई का कंट्री में ना होना, ये सबसे बड़े रीजन होते हैं स्लो डाउन के। तो स्लो डाउन ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो था वो मार्क्ड हो गया स्कैम्स की वजह से, स्कैंडल्स की वजह से, और गवर्नमेंट का ही, सरकार का बार बार गिरना। भाई सरकार जो स्कैम करेगी, स्कैंडल्स करेगी, या उस सरकार के समय पे कोई स्कैम ज्यादा हो रहे होंगे तो सरकार चलेगी। यही वहां चीजें हो रही थी, इसलिए हमारी कंट्री किस में आ गई बेटा? स्लो डाउन में। उसके बाद अगर मैं बात करूं ग्रोथ स्टोरी ऑफ चाइना की, एक बार इंडिया में कुछ बातें यहां पर लिखी नहीं हुई, बताता हूं मैं आपको कि इंडिया में 1991 से पहले की बातें यहां लिखी नहीं हुई दोस्तों। आपको उसकी नॉलेज है क्योंकि आपने पहले ही चैप्टर्स किए हैं कुछ। मैं आपको याद दिलाता हूं, 1991 से पहले बेटा 1956 में आपको याद होगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था, और 1956 से पहले 1948 में भी आया था। तो रेजोल्यूशंस का कोई रिजल्ट था? नहीं था, बस कैटेगरी में डिवाइड करा इंडस्ट्रीज को, देखा ग्रोथ तो कुछ है नहीं, जो टारगेट अचीव करने थे वो हुए नहीं, क्योंकि प्लानिंग अभी शुरू हुई थी 56 में, 51 में पहला प्लान बना था, तो इतनी अचीवमेंट देखने को नहीं मिली। अचीवमेंट देखने को मिली 91 के बाद, जो लिखा आपके नोट। तो सारी आपकी ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया है, डेटा याद कर लेना जो इसमें दिया हुआ है। अब ज्यादा जो क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं ना, वो है चाइना में से बेटा। मैं सच बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ना काफी चीजें हैं। चाइना की ग्रोथ स्टोरी से क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांस हैं, अच्छे से करो, बहुत ज्यादा अच्छे से करो, बार बार पढ़ो इसको। तो 2017 की बात कर रहा हूं मैं आपसे। जीडीपी इन चाइना वाज 12.40 ट्रिलियन यूएस डॉलर। अब लेटेस्ट की बात करूं, मैंने बताया था आपको 22, लगभग 22 ट्रिलियन यूएस डॉलर। ये आपको याद रखना है, लेटेस्ट वाला 22 के आसपास है, ट्रिलियन यूएस डॉलर है बेटा, ठीक है? तो ध्यान रखें, 22 ट्रिलियन यूएस डॉलर, ये आपको भूलना नहीं है। उसके बाद जो ग्रोथ रेट है 17 का दिया आपको 6.9% पर एनम, इंडिया का इससे कम था बेटा, इंडिया का इससे कम था। देखें क्या कितना था, अभी हमने पढ़ा था इंडिया का जो ग्रोथ रेट था वो था बेटा 2017 की बात करें 5.9%, बीच का 91 से 51 से लेके 2017 के बीच का। उसके बाद चाइना का ग्रोथ रेट दिया आपको 6.9% 17 का, और चाइना ने 1984 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चाइना ने 1984 में 15% ग्रोथ रेट को भी टच किया, जो शायद किसी कंट्री ने टच नहीं किया। यूएस कर सकता है। तो सबसे बॉटम भी चाइना ने टच किया हुआ है 3.8, जो स्लो डाउन चाइना में आया था। वो क्यों आया था आगे आपको बताया जाएगा, कि चाइना के अंदर भी स्लो डाउन आया था जब ये रेट चला गया था। तो चाइना की जो सक्सेस थी ना, ग्रोथ स्टोरी जो थी ना, वो 1980s तक तो इंडिया के सिमिलर थी, सेम थी लगभग तीनों कंट्रीज की। 80s के बाद बहुत सब्सटैंशियल जंप हुई,
वो क्या थी, 4% से 10% तक का ग्रोथ रेट अचीव कर लिया। वो क्यों अचीव कर लिया? क्योंकि मैं आपको बताता हूं बेटा, 1978 में ना चाइना के रिफॉर्म आ गए, और रिफॉर्म का इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा सर 1978 के बाद, मतलब 80s में 81 82 ग्रोथ रेट बढ़ने लगा क्योंकि रिफॉर्म आ गए थे। अब रिफॉर्म का रिजल्ट देखने को मिल रहा था चाइना, तो रिफॉर्म काम कर रहे थे, तभी ग्रोथ रेट बढ़ना शुरू हो गया था। तो चाइना इस्टैब्लिश हुआ था एज पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना 49 में, पहली पहली बात बता रहा है आपको। उसके बाद अगर वहां देखें तो सारा कंट्रोल जो था बेटा वो गवर्नमेंट के हाथ में था, कमांड इकोनॉमी स्टार्टिंग चाइना ने चूज किया था। ओवरऑल रिसोर्सेज जो थे उसकी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास थी। डिसीजन ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ऑल आर टेकन बाय चाइनीज गवर्नमेंट। अब उसके बाद हम चाइना की स्टोरी को दो तरीके से पढ़ेंगे, प्री 1978 और पोस्ट 1978। ऐसा क्यों बेटा? 1978 में रिफॉर्म आए, तो रिफॉर्म से पहले का पीरियड जो है वो प्री रिफॉर्म है, और रिफॉर्म के बाद का जो पीरियड है वो पोस्ट रिफॉर्म है। प्री और पोस्ट ध्यान रखें। अब 1978 से पहले दो इवेंट थी, एक तो जीएलएफ और ग्रेट प्रोलेटरल कल्चरल रेवोल्यूशन, में सीआर लिखूंगा, कल्चरल रेवोल्यूशन। ये दो इवेंट जो है, सॉरी जीएलपी लिख दिया मैंने, जीएलएफ है ये। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो था बेटा वो आपका 1958 में था, और जो कल्चरल रेवोल्यूशन था बेटा वो 1965 में था, 1965 में था। तो 1978 से पहले दो इवेंट आपको देखने को मिली, एक 1958 में, इसको आपको भूलना नहीं है, इस पे क्वेश्चन पक्का बनेगा, और 1965 में कल्चरल रेवोल्यूशन। पोस्ट 1978 की बात करें तो कोई इवेंट्स की बात नहीं है यहाँ पे ना, रिफॉर्म्स को 1978 में रिफॉर्म आ गए, रिफॉर्म्स को दो फेज में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज बेटा। फर्स्ट फेज में एग्रीकल्चर के लिए काम किया, सेकंड फेज में इंडस्ट्रीज के लिए काम किया था। ये सारी बातें पढ़ी। तो इस तरह से चाइना की स्टोरी को समझा हुआ है। रिवाइज करते हैं। तो 1978 से पहले दो इवेंट थी, सबसे पहले ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, दूसरी कल्चरल रेवोल्यूशन। अब मेरी बात समझना, आपको स्टोरी की तरह सुनाता हूं। 1958 में जीएलएफ शुरू हुआ, इस पे क्वेश्चन बनेगा, इस सारा का सारा लिखना है आपको, 3 मार्क में क्वेश्चन बन सकता है, 4 मार्क में बन सकता है। तो लिखोगे क्या? ये पूरा जीएलएफ है, इसमें क्या लिखा हुआ है मैं बताता हूं आपको। ग्रेट लीप फॉरवर्ड का ऑब्जेक्टिव था चाइना के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्ट अप करना, चाइना का ग्रोथ रेट इतना फास्ट कर देना इंडस्ट्रियलाइजेशन का कि चाइना सक्सेस अचीव करे, डेवलप कंट्री की तरह बन जाए। और चाइनीज गवर्नमेंट ने अर्बन एरिया के लोगों को तो ये बोल दिया था भाई इंडस्ट्रीज खोलो, अपने जहां इंडस्ट्री खुल सकती है वहां खोलो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन का ऑब्जेक्टिव एक ही था, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्ट अप करना। अब मेरी बात समझना, ग्रेट लीप फॉरवर्ड वाज द कैंपेन लॉन्च इन चाइना, कब? 58 में। एम क्या था? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को फास्टर रेट से बढ़ाना, कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके आना, और इंडस्ट्री सेटअप करना, जितने एरिया में खुल सकती है वहां खोलना बेसिकली। तो इस कैंपेन का ऑब्जेक्टिव और भी था एक, कि अवेयरनेस फैलाना लोगों के अंदर कि एग्रीकल्चर से कुछ नहीं होगा, इंडस्ट्रीज खोलो, वही ग्रोथ करेंगे आपकी कंट्री की। तो अपने कंट्री यार्ड में जहां इंडस्ट्री खोल सकते हैं एस्टैब्लिश कर लो, रिस्ट्रिक्शन हमारे यहाँ से कोई भी नहीं है, देखो लिखा है, नो रिस्ट्रिक्शंस नो चेक्स। इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज गिवन अ मैसिव बूस्ट इन अर्बन एरियाज, क्योंकि वहां पे रिसोर्सेज होते हैं बेटा, आप समझ सकते हो, अर्बन में इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होता है। और रूरल की बात करें तो वहां पर क्या किया, वहां पर फार्मिंग को और बूस्ट अप करना चाहा, कॉम्यून सिस्टम के थ्रू। व्हाट इज कॉम्यून सिस्टम? कलेक्टिव फार्मिंग करना, कोऑपरेटिव फार्मिंग करना, उससे रेट ज्यादा बढ़ेगा एग्रीकल्चर का। तो उसके अलावा बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मेरे सामने है कि चाइना के अंदर रशिया के एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा थे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्ट अप करने में मदद कर रहे थे। तो रशिया के एक्सपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे इंडस्ट्रियलाइजेशन में चाइना के। लेकिन उसके बाद क्या हुआ बेटा? उसके बाद ये हुआ कि चाइना और रशिया का डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट हो गया, बनी नहीं आपस में गवर्नमेंट की, सरकार की, कॉन्सुलेट्स की। तो वैसा वाला वॉर नहीं, डिप्लोमेटिक वॉर हुआ। तो वहां की गवर्नमेंट ने क्या बोला भाई, डिसीजन लिया कि जितने भी रशिया के एक्सपोर्ट्स हैं जो चाइना में इंडस्ट्रीज बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, उनको वहां से वापस बुला लो, उनको विड्रॉन कर लिया गया।
जब रशिया के एक्सपोर्ट्स चले गए चाइना से तो चाइना को धक्का लगा, झटका लगा कि यार अब कैसे करेंगे। तब चाइनीज गवर्नमेंट ने सोचा, माओ जेडोंग जिनका रूल था, जो मेन पर्सन थे जिनका नाम है माओ जेडोंग, 1965 में उन्होंने बोला कि भाई अब कुछ करना पड़ेगा, अब काम करो कि चाइना के स्टूडेंट्स जो हैं, जो पढ़ रहे हैं, हायर क्लासेस में हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको ट्रेनिंग दिलाओ, उनको एक्सपर्ट बनाओ। रशिया वाले चले गए, कोई नहीं, हम रशिया जैसे एक्सपर्ट हम भी बन सकते हैं। तो एक्सपर्टीज डेवलप करने के लिए, स्किल बढ़ाने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने लोगों को कंट्री साइड भेजा, ट्रेन डेवलप प्रोग्राम लॉन्च किए और उनको एक्सपोर्ट बनाने में मदद करी। जब एक्सपोर्ट्स बन गए तो अपने आप ही चाइना में इंडस्ट्रियलाइजेशन बूस्ट अप फिर से होने लगी। ये था आपका कल्चरल रेवोल्यूशन। इसका मतलब यही है, कल्चरल रेवोल्यूशन, अपनी कंट्री के कल्चर को बदलो, अब एक्सपोर्ट बनाओ सबको, ये था कल्चरल रेवोल्यूशन। तो 1978 से पहले की इवेंट तो ये दो थी, ग्रेट लीप फॉरवर्ड और ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। 1978 में रिफॉर्म आ गए थे, और जब रिफॉर्म आ गए थे तो रिफॉर्म के बाद क्या हुआ, रिफॉर्म को दो फेज में हम पढ़ेंगे, फर्स्ट फेज सेकंड फेज। अब मेरी बात समझना, 1970, देखो कोई भी कंट्री में जब रिफॉर्म आते हैं ना, तो रिफॉर्म का एम क्या होता है भाई, लिबरलाइजेशन हमारी कंट्री में आया, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ। ऐसे ही चाइना में रिफॉर्म के आते ही चाइना ने क्या किया कि अपनी इकोनॉमी को अब सोशलिस्ट इकोनॉमी से मार्केट इकोनॉमी बनाना चाहा, नॉट मिक्स्ड, मार्केट इकोनॉमी बनाना चाहा, डेवलप कंट्री की तरह। ये एम था रिफॉर्म्स का। तो चाइना इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्म्स बाय पार्शियली एक्सेप्टिंग द प्रिंसिपल ऑफ मार्केट इकोनॉमी। पूरी तरह से मार्केट इकोनॉमी एकदम से नहीं बनेगा, तो शुरुआत हो गई थी। बेसिकली इट इन्वॉल्व स्ट्रेटेजिक शिफ्ट फ्रॉम सिस्टम ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी टू ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है, क्लोज्ड इकोनॉमी वो होती है जहां पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का कोई रिलेशन, कोई मतलब नहीं होता। जैसे कि मैं बोलूं, अगर कि दूसरी कंट्री की कोई भी एफडीआई कंट्री में आपकी नहीं है तो क्लोज्ड इकोनॉमी हो। अब चाइना ने बोला कि एफडीआई को बढ़ाओ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कंट्री में होंगी तभी कंट्री जल्दी से बूस्ट अप होगी। तो चाइना ने अलाउ करा एफडीआई को। अब एफडीआई भी तरीके से अलाउ की बेटा, तरीके से अलाउ कैसे की यार, ऐसी थोड़ी होता है कि हाँ एफडीआई कर दो, आ जाओ एफडीआई कर देंगे। यार आप उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दो, उनको रिसोर्सेज मिलेंगे तभी तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे आपकी कंट्री में। तो चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, तो हम भी कर रहे थे। फिर अलग क्या था, अलग बताता हूं क्या था। चाइना ने बेटा स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए, कुछ ऐसे एरियाज बनाए जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया होगा और वहां पे इंडस्ट्री सेटअप करना बहुत आसान होगा और बहुत प्रोस्पेरियस भी होगा, प्रॉफिटेबल होगा, एडवांटेजियस होगा, बेनिफिशियल होगा। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन तैयार किए, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके दिया और फॉरेनर्स को अट्रैक्ट किया इन्वेस्टमेंट करने के। इसलिए चाइना में ज्यादा से ज्यादा एफडीआई हुई और यहां चाइना को सक्सेस बहुत ज्यादा मिली। ये था आपका फर्स्ट फेज। उसके बाद एक बात और भी यहां पे है जो मैं फार्मिंग की करूंगा। 1978 से पहले आपको पता है कम्यून सिस्टम था फार्मिंग में, कोऑपरेटिव फार्मिंग की जा रही थी, कलेक्टिव फार्मिंग की जा रही थी। अब चाइना ने सोचा कि हर फार्मर के पास लैंड होना चाहिए। चाइनीज गवर्नमेंट ने फार्मर्स को लैंड दिया, ऑनरशिप राइट्स बोलूंगा नहीं दिए, बट लैंड दे दिया कल्टीवेशन करने के लिए। इनकम आप रखो, ऑनरशिप राइट्स हम नहीं देंगे, बदले में थोड़ा सा जो टैक्स लेंगे वो लेंगे, आप प्रोडक्शन करो। तो कम्यून सिस्टम हटा दिया, अब फार्मिंग शुरू की, प्रॉपर लैंड डिस्ट्रीब्यूट करके फार्मर्स को। और सेकंड फेज क्या था, सेकंड फेज में क्या हुआ बेटा, इन द सेकंड फेज रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें क्या था, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया, प्राइवेटाइजेशन चाइना अब लेके आया कि गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन करो। उसके अलावा चाइना ने इंट्रोड्यूस किया डुअल प्राइस मॉडल। ये डुअल प्राइस सिस्टम क्या था कि फार्मर्स का प्रोडक्शन जो भी होगा एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल सेक्टर की गुड सर्विसेज और फार्मर का प्रोडक्शन जो है उसको गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस, जो गवर्नमेंट प्राइस फिक्स करेगी उस पर बेचा जाएगा, और जो अदर मार्केट ट्रांजेक्शन होंगी वो मार्केट प्राइस पे होंगी, डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे जो प्राइस सेट होगा। तो यहां पर एडमिनिस्ट्रेड प्राइस भी चल रहा है और जो मार्केट सप्लाई, मार्केट डिमांड से प्राइस तय हुआ है, जिसे बोलते हैं मार्केट प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस भी आपने सुना होगा, उस प्राइस पे बिकेगा। तो दोनों ही प्राइस यहां पे चल रहे थे, इसे बोला गया डुअल प्राइस सिस्टम। तो आफ्टर 1978 जो सेकंड फेज, रिफॉर्म्स के सेकंड फेज की बात हो रही है,
वहां पर डुअल प्राइसिंग को इंट्रोड्यूस किया गया, जहां लिखा है साफ साफ कि फार्मर्स का और इंडस्ट्रियल का जो प्रोडक्शन है वो गवर्नमेंट के प्राइस पे, और जो बाकी ट्रांजेक्शंस हैं वो मार्केट प्राइस पे सेल परचेज होगा जो भी होगा। उसके अलावा सेकेंड फेज में मैंने बताया था आपको कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन चाइना ने सेटअप किए कि किस लिए, एफडीआई जो है वो चाइना में आए, अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स, ताकि उनको दिखे कि यहाँ रिसोर्स अवेलेबल है तो अब हम इंडस्ट्रीज यहाँ पर खोल सकते हैं। ये थी चाइना की ग्रोथ स्टोरी, बहुत ही अच्छी स्टोरी में बोलता हूं कि ये स्टोरी जो थी इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इंडिया और चाइना की स्टोरी में बहुत फर्क था बेटा। अब जो है वो है ग्रोथ स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की और इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी थी सिमिलर थी। ग्रोथ स्ट्रैटेजी जो बनाई पाकिस्तान ने वो इंडिया ने वो ऑलमोस्ट सिमिलर हम बोल सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान सक्सेस उतनी अचीव नहीं कर पाया जितनी इंडिया ने करी। उसके रीजंस आपको यहां देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले पाकिस्तान अचीव्ड सक्सेस इन जीडीपी ग्रोथ इन मिड 80s, क्योंकि हम बोलते हैं कि 1988 में रिफॉर्म है, बट 1988 के रिफॉर्म से पहले ही कुछ पाकिस्तान में ग्रोथ रेट बढ़ रहा था। इट वाज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फोकसिंग ऑन एफडीआई प्राइवेटाइजेशन। अगर मैं 1988 के बाद की बात करूं तो रिफॉर्म्स के आने के बाद पाकिस्तान का जो ग्रोथ है वो और बढ़ने लगा था। तो 2017 की बात करें तो पाकिस्तान का जो जीडीपी है वो एस्टिमेट किया है 271.1 बिलियन यूएस डॉलर। अगर मैं लेटेस्ट की बात करूं तो बेटा 0.94 ट्रिलियन यूएस डॉलर, ये आपको ध्यान रखना है, ये लेटेस्ट वाला है। उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जब पाकिस्तान में आए 1988 में पाकिस्तान के रिफॉर्म आए, वो ऑलमोस्ट इंडिया की तरह थे, बट इकोनॉमिक आउटलुक इन पाकिस्तान जो है वो डिसअपॉइंटिंग थी बिगिनिंग ऑफ 2008 में। क्योंकि कुछ रीजन है। बिगिनिंग ऑफ 2008 में जो रीजन है वो ये है कि पाकिस्तान हैज बीन क्लच्ड बाय वॉर ऑफ टेररिज्म, इट हैज eroded बिजनेस कॉन्फिडेंस। जिस कंट्री में टेररिज्म हो उस कंट्री में कौन इन्वेस्ट करना चाहेगा? इवन डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी डरते हैं कि हम यहाँ बिजनेस करें कि ना करें, इसलिए जीडीपी बहुत हिट होता है। करप्शन भी है, उसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वहां बहुत ज्यादा थी जिसकी वजह से पाकिस्तान को सक्सेस नहीं मिल पाई। तो एवरेज ग्रोथ रेट की बात करें तो 3.75%, कितना कम ग्रोथ रेट है ये पाकिस्तान का था बिटवीन द पीरियड 2008 से 2016 की ये बात हो रही है। लेकिन 2017 की बात करें तो पाकिस्तान ने ग्रोथ रेट अपना इंक्रीज किया, 5.3 तक लेके आया, जो इंडिया से कम। उसके अलावा ग्रोथ अगर धीरे होगी उसका रिजल्ट क्या होगा कि लेवल ऑफ इनकम लो होगा। इनकम लो, ग्रोथ लो, तो ट्रैप में फंस जाएगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान इकोनॉमी हैज ऑलमोस्ट संक इनटू लो इनकम लो ग्रोथ ट्रैप। ये पाकिस्तान की स्टोरी है, डिसअपॉइंटिंग स्टोरी है, मिरेकल स्टोरी नहीं है। मिरेकल पाकिस्तान की स्टोरी की बजाय हम बोलेंगे चाइना की स्टोरी को, और इंडिया की भी मिरेकल स्टोरी नहीं है कुछ खास। तो कंक्लूजन क्या है बेटा कि इंडिया हैज परफॉर्म बेटर देन पाकिस्तान, बट एज कंपेयर टू चाइना इंडिया बहुत पीछे रह गया। चाइना हैज आउटपेस्ड बोथ द कंट्रीज इंडिया एंड पाकिस्तान। सक्सेस ऑफ चाइना इज सरप्राइजिंग इन नेचर। एज लाइक डेवलपिंग नेशन ऑफ द वर्ल्ड हम बात करें तो चाइना डेवलप्ड की तरह दिखता था। रिलेटिव सक्सेस ऑफ चाइना इज क्रेडिटेड टू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। चाइना में पॉलिटिकल जील भी थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी, विलिंगनेस भी थी। इंडिया में ना स्टेबिलिटी थी ना विलिंगनेस थी, पाकिस्तान में भी ऑलमोस्ट सेम चीज थी। तो चाइना ने प्रूव कर दिया कि चाइना की ग्रोथ अब जो है वो बढ़ रही है। और ऐसा जरूरी है कि रिसोर्स ना हो तो हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते, रिसोर्स ना हो पर पॉलिटिकल विलिंगनेस हो, स्टेबिलिटी हो और ऑब्जेक्टिव आपको कोई अच्छा हो तो आप अचीवमेंट कर सकते हैं। गवर्नेंस भी अच्छी होनी चाहिए, सिटीजन अच्छे होने चाहिए, सरकार अच्छी होनी चाहिए, रिसोर्स होना हो। उसके बाद हाँ, रिसोर्स का रोल प्ले होता है इंपॉर्टेंट, बट ये नहीं कि आप एक बहाना सा मार दे कि रिसोर्स हमारे पास नहीं, हम ग्रोथ नहीं कर पा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ की, अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ की, तो सबसे पहली चीज कि स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आपकी कंट्री में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों सेक्टर जो हैं वो जीडीपी के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, और तीनों ही सेक्टर कितने परसेंट पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। इससे हम ये देख सकते हैं कि हमारी कंट्री बैकवर्ड है या डेवलप है। कैसे देख सकते हैं? आपको बताया था मैंने कि जितनी ज्यादा एक कंट्री एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड होगी उतनी बैकवर्ड, और जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज पर डिपेंड होगी उतनी अच्छी डेवलप कंट्री का साइन होता है। तो चाइना में कुछ ऐसा ही था। अब कंपेयर करते हैं इंडिया, चाइना, पाकिस्तान के ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा इंडिया की। तो इंडिया का स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ क्या शो करता है कि इंडिया में
अगर हम देखें तो प्राइमरी सेक्टर जो है वो जीडीपी के अंदर 15% कंट्रीब्यूशन, सेकेंडरी सेक्टर 23% कंट्रीब्यूशन और टर्शियरी सेक्टर 61.5% कंट्रीब्यूशन। इसको अब चाइना से कंपेयर करो। चाइना की बात करें तो चाइना का प्राइमरी सेक्टर जीडीपी के अंदर सिर्फ 7.9% कंट्रीब्यूट करता है। ये कोई बुरी बात नहीं है। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो 40.5% कंट्रीब्यूट करता है। ये कितनी बढ़िया बात है, क्योंकि चाइना का इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत स्पीड से ग्रो किया था और जितनी ज्यादा इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन जीडीपी के अंदर होगी उतना अच्छा है, उतनी ज्यादा इनकम होगी कंट्री की। तो हमें चाइना से सीखना चाहिए कि सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप करो भैया। आपने प्राइमरी सेक्टर से सीधा टर्शियरी पे जंप कर दी, जो कि ठीक बात नहीं थी। आप सेकेंडरी को फोकस करते, देखो कहां छोड़ दिया आपने सेकेंडरी को 23.1% पे। इसको आगे बढ़ाते तो अच्छा होता। पाकिस्तान में भी सेम है कि प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकेंडरी, टर्शियरी का तो और ज्यादा है। तो पाकिस्तान इंडिया दोनों सिमिलर है, दोनों ही कंट्री में इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हुई बेटा जो होनी चाहिए। तो इस डेटा से ये पता चलता है। अब एम्प्लॉयमेंट की बात करता हूं। इंडिया में लगभग 47% पॉपुलेशन जो है प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड है, इंडस्ट्री पे सिर्फ 22%। चाइना की बात करूं तो चाइना में 27% पॉपुलेशन डिपेंड प्राइमरी पे है और 28% पॉपुलेशन इंडस्ट्री पे डिपेंड है। तो एक डेवलप कंट्री का साइन है कि एग्रीकल्चर पे कम लोग डिपेंड है। पाकिस्तान में देख लो आप, 42% पॉपुलेशन डिपेंड है। इंडिया में ज्यादा पॉपुलेशन डिपेंड एग्रीकल्चर पे, अच्छी बात नहीं है। ये पाकिस्तान थोड़ा आगे निकल गया इस मामले में। ये चीजें आप लिखोगे, आपको डेटा नहीं उतारना होता, एक्सप्लेनेशन करनी होती है। तो कैसे एक्सप्लेन करना होता है, सुनेंगे ध्यान से। ऑल द थ्री कंट्रीज हैव एक्सपीरियंस नोटिसेबल स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। तीनों कंट्री ने ट्रांसफॉर्मेशन किया। बच्चे पूछते हैं सर ये वर्ड का मतलब क्या है, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, कि प्राइमरी से सेकेंडरी पे, सेकेंडरी से टर्शियरी पे शिफ्ट होने इसको ट्रांसफॉर्मेशन। बट तरीके से होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि इंडिया जैसे कर रहा है या पाकिस्तान जैसे कर रहा है कि प्राइमरी से सीधा टर्शियरी को बढ़ाओ। इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ाना चाहिए था, जिसमें हम पीछे रह गए। तो अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन, economies of India and Pakistan are now relying more on service sector, tertiary sector, fastest growing sector है due to globalization, but industrial sector में तो पीछे रह गए ना। चाइना का सेकेंडरी सेक्टर ज्यादा डेवलप है, इसलिए चाइना डिपेंड ज्यादा किस पे, सेकेंडरी सेक्टर पे। चाइना के एक्सपीरियंस की बात करें तो चाइना का एक्सपीरियंस डेवलप कंट्री की तरह है, क्योंकि डेवलप कंट्री के अंदर भी ज्यादा पॉपुलेशन या ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो जीडीपी के अंदर होता है वो सेकेंडरी सेक्टर का होता है, वो चाइना में है। इसलिए हम बोलते हैं कि एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया और पाकिस्तान जो है वो मेजर शिफ्ट जो करा है वो सीधा प्राइमरी से टर्शियरी पे करा है, सेकेंडरी को भूल गया। 91 में रिफॉर्म आने के बाद भी सेकेंडरी सेक्टर डेवलप नहीं हो पाया एज कंपेयर टू चाइना। कहीं ना कहीं हमने कुछ चीजें छोड़ दी हैं, ध्यान नहीं दिया। तो एक्सपेंशन ऑफ सर्विस सेक्टर जो है इंडिया और पाकिस्तान का वो फास्टर रहा है, क्योंकि हमारा रिलेशन दूसरी कंट्री से थोड़ा ठीक रहा, ग्लोबल इकोनॉमी से हम जुड़ गए, इसलिए सर्विस सेक्टर हमारा आगे हो गया। चाइना का एक रीजन और था, इंडस्ट्रियल सेक्टर उसका बहुत आगे निकल गया, उसका रीजन एक और था जो आपको पता है, जीएलएफ ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, वो आप जरूर लिखेंगे, उसके बिना बात नहीं बनेगी। वहां पर ये बोला गया था, इंकरेज किया लोगों को कि आप अपने कंट्री यार्ड में, बैकयार्ड में इंडस्ट्रीज को खोलो, जितनी खोल सकते हो, रेस्ट्रिक्शन नहीं है, चेक्स नहीं है। इसलिए वहां पर इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया। एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्शियरी हैज नॉट बीन एज सिग्निफिकेंट इन इंडिया एज इन चाइना। इंडिया में आज भी आधी पॉपुलेशन लगभग एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड है, प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड है, जो कि एक गलत बात है। इसमें हम पीछे रह गए, तो फेल हो गए इस चीज में। ये था स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ। अगर मैं बात करूं दोस्तों डेमोग्राफिक प्रोफाइल की, तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब पता है आपको क्या होता है, कि आपकी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी क्या प्रोफाइल है। आपकी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, कितने रेट से बढ़ती है, आपकी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो अर्बन में कितनी है, रूरल में कितनी है, डेंसिटी कितनी है, सेक्स रेशियो कितना है, फर्टिलिटी रेट कितना है, सारी बातें कहां होती है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल की। तो आप लोग जानते हैं कि चाइना पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक पे आता है पॉपुलेशन के मामले में, इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट कंट्री पॉपुलेशन के मामले में, लेकिन चाइना का जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है कम है एज कंपेयर टू इंडिया। लगभग बोलूंगा मैं 0.47% से बढ़ता है चाइना का जो पॉपुलेशन है एक साल में, इंडिया का 1.6 1.8% से बढ़ता है, जो बुरी बात है। इंडिया आगे आ जाएगा चाइना से पॉपुलेशन के मामले में, एक अच्छी बात नहीं है। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतनी बर्डन नेचुरल रिसोर्सेज पे, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा होता है।
जॉब्स नहीं होती, इंप्लॉयमेंट नहीं होती, पॉवर्टी बहुत ज्यादा होती है। तो इस टेबल को देख के हम समझ सकते हैं कि चाइना का जो परसेंटेज ग्रोथ है एक साल का पॉपुलेशन का 0.4% है, इंडिया का 1.7% है। चाइना से कंपेयर करें इंडिया को, इंडिया बहुत तेजी से पॉपुलेशन को बढ़ा रहा है, जो एक गलत बात है। हाँ, पाकिस्तान छोटी कंट्री है, वहां रेट ज्यादा है, लेकिन एरिया वहां भी कम है। पाकिस्तान छोटा देश है, 1/10 ऑफ चाइना बोल देते हैं हम। तो हमें क्या करना है कि पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट को कम करना है। चाइना की तरह कुछ पॉलिसी लॉन्च करनी है, 1 चाइल्ड पॉलिसी हो गया, 2 चाइल्ड पॉलिसी हो गया, लॉन्च कर सकते हैं। चाइना की सक्सेस का रीजन नहीं था 1 चाइल्ड पॉलिसी, अब ये नहीं है, बट पहले तो था ना। तो इंडिया एंड चाइना दोनों को मिलाएं तो पूरे वर्ल्ड की 38% पॉपुलेशन बनती है, ये आप बताएंगे। चाइना की जो पॉपुलेशन है लगभग 134 करोड़ यहां लिखी हुई है, जो पूरे वर्ल्ड की 20% पॉपुलेशन कवर करती है, और इंडिया की 18% कवर करती है पूरे वर्ल्ड की। तो दोनों के दोनों कंट्री जो हैं उनका पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। तो ये चीज गलत है कि आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा होगी तो आप डेवलपमेंट कैसे करेंगे? आप सारा खर्चा मेंटेनेंस पे ही लगा देंगे, लोगों के लिए लगाएंगे, बेसिक चीजों पे, तो ग्रोथ कब होगी, डेवलपमेंट कब होगी? इसलिए पॉपुलेशन का रेट कम होना चाहिए दोस्तों। उसके अलावा चाइना के फेवर में है डेमोग्राफिक प्रोफाइल यहां पर। तो उसका रीजन क्या है? सबसे पहला कारण है कि चाइना का ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो रेट है ना वो कम है एज कंपेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान। दूसरा, वहां पर डेंसिटी भी कम है। डेंसिटी क्या होता है बेटा? 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं, वो होता है डेंसिटी। तो इंडिया में 382 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया, चाइना में 143 पर्सन पर किलोमीटर एरिया में, और पाकिस्तान में 225। अब चाइना का जो एरिया वो बड़ा है, वहां दिक्कत नहीं होगी। इंडिया का एरिया छोटा है एज कंपेयर टू चाइना, लोग ज्यादा रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, तो नेचुरल रिसोर्स के ऊपर बर्डन ज्यादा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ज्यादा हो सकता है बेटा। तो 1 चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट की थी चाइना ने, इसलिए पॉपुलेशन पे कंट्रोल पाया। कब शुरू हुई थी? 1979 में 1 चाइल्ड पॉलिसी। तो वहां पर पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट था उस समय पर 1979 में 1.3 के आसपास था, जो कम होकर 0.47 ड्यू टू 1 चाइल्ड पॉलिसी। इंडिया को भी ये पॉलिसी शुरू करनी चाहिए, ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए। तो जितनी पॉपुलेशन कम होगी उतनी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी, जो चाइना की आज है। समझ में आ रहा है बेटा? ये सारी बातें लिखनी है आपको, टेबल से पता लगता है। कुछ चीजें अपने भी लिखेंगे, टेबल को उतारना इज नॉट केस बेस्ड क्वेश्चन। तो उसके बाद ग्रोथ रेट की बात करें पॉपुलेशन की, तो इंडिया का ग्रोथ रेट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू चाइना, जो बहुत हाई है। और ये डर है कि हमारा ग्रोथ रेट ज्यादा होने की वजह से हमारी पॉपुलेशन जो है वो चाइना से भी ज्यादा हो सकती है आने वाले समय में। तो चाइना की डेंसिटी भी कम है, लेकिन इंडिया की डेंसिटी ज्यादा है। तो इससे दिक्कत क्या है कि नेचुरल रिसोर्स पे बर्डन बहुत ज्यादा होगी, और हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे कम ध्यान दे पाएंगे। इसलिए पॉपुलेशन रेट को कम होना चाहिए, डेंसिटी कम होनी चाहिए। अब बात करता हूं अर्बनाइजेशन की। अगर आप टेबल को देखें तो चाइना में लगभग 51.3% एरिया अर्बन है, इंडिया में सिर्फ 31% एरिया अर्बन है। तो जितनी ज्यादा अर्बनाइजेशन उतना डेवलपमेंट का साइन। पाकिस्तान में अर्बन एरिया ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिया, यहां भी इंडिया पीछे रह गया। ये बातें आप बताओगे एक्सप्लेनेशन। तो बोथ चाइना एंड पाकिस्तान आर शोइंग ब्राइटर साइन ऑफ अर्बनाइजेशन, ऐसे आप लिखोगे, एज कंपेयर टू इंडिया। इसलिए चाइना पाकिस्तान जो है वो बेटर सक्सीड हुए हैं देन इंडिया इन जनरेटिंग जॉब आउटसाइड एग्रीकल्चर। जितने ज्यादा अर्बन एरियाज उतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज, उतने ज्यादा लोग शिफ्ट होंगे प्राइमरी से सेकेंडरी। तो हमें भी अर्बन एरिया को बढ़ाना है बेटा, ध्यान रखें। अब बात करते हैं सेक्स रेशियो की, मेल फीमेल के नंबर की पर 1000 में। पर 1000 मेल्स में फीमेल का नंबर कितना है? इंडिया की बात करूं तो बेटा 940, चाइना की बात करूं 950, पाकिस्तान की बात करूं 952। तो दिस इज द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। उसके बाद लास्ट चीज आती है तीनों कंट्रीज का ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट कैसी है। ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो चाइना के अंदर, पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए, मैं बोलता हूं पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को यूज करते हैं, HDI को।
जिसके अंदर लगभग मैं बोलूंगा 8 से 9 इंडिकेटर यूज होते हैं। वो क्या है? सबसे पहला, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, एवरेज एज बर्थ से लेकर डेथ तक कितनी होती है। इंडिया में 32 इयर्स तक थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे, आज 70 इयर्स के आसपास हम पहुंच चुके हैं। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होनी चाहिए वो ज्यादा होनी चाहिए। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, एवरेज एज ऑफ स्कूलिंग जो है वो ज्यादा होना चाहिए। इनफैंट मोर्टेलिटी रेट, 1 साल से पहले बच्चे की डेथ हो जाना, वो कम होना चाहिए नंबर। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम होना चाहिए। पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन कम होनी चाहिए। और जीडीपी पर कैपिटा ज्यादा होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेटा आपको याद करना पड़ेगा कि चाइना की जीडीपी पर कैपिटा इज 14,400 यूएस डॉलर, इंडिया की $6,092 और पाकिस्तान की $4,866। इंडिया की पर कैपिटा चाइना से बहुत कम है, पाकिस्तान की उससे भी कम है। तो जितनी ज्यादा होगी उतनी लाइफ क्वालिटी अच्छी होगी, उतना ह्यूमन डेवलपमेंट ज्यादा होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये सब ज्यादा होनी चाहिए। जितनी पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगी उतना अच्छा होगा। जी, कितना आपके कंट्री में वाटर रिसोर्स अवेलेबल, पीने लायक पानी अवेलेबल, सैनिटेशन लेवल क्या है, ये सब भी किसके अंदर आता है? ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर आता है। तो इस 8-9 इंडिकेटर होते हैं बेटा जो आपकी कंट्री में अच्छे होने चाहिए, फेवरेबल होने चाहिए। पॉपुलेशन अंडर न्यूरिश्ड, ये कम होनी चाहिए। न्यूरिश्ड पॉपुलेशन ज्यादा होनी चाहिए। न्यूट्रिशनल डाइट सबको मिलनी चाहिए। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। ये सारी बातें आप कहां बताओगे? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बताओगे। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करूं तो ये 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करता है। जितना 1 के क्लोज होगा उतना अच्छा है। इंडिया का 0.6, चाइना का 0.7 और पाकिस्तान का 0.5 है। तो चाइना का HDI इज हायर देन इंडिया एंड पाकिस्तान। 0.7 1 के क्लोज ज्यादा है, 0.8 हो चुका होगा अब तक। तो ये चीज चाइना में अच्छी है ह्यूमन डेवलपमेंट, इंडिया में नहीं है, तो डेवलप करना पड़ेगा। अब एक बात बताता हूं आपको कि ह्यूमन डेवलपमेंट में कुछ इंडिकेटर्स को और लेना चाहिए जिन नहीं लिया जाता। उनको बोलते हैं बेटा लिबर्टी इंडिकेटर्स। लिबर्टी इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स हैं जो ये मेजर करते हैं कि आपके कंट्री के अंदर जो पॉपुलेशन है उसको कितना कितना फ्रीडम है पार्टिसिपेट करने का सोशल और पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में। इंडिया में तो फ्रीडम है, आप वोटिंग करते हैं, इलेक्शन होते हैं, अपनी सरकार आप खुद चूज करते हैं, ये फ्रीडम होता है। ये भी इंक्लूड होना चाहिए ह्यूमन डेवलपमेंट में। जिस कंट्री में लिबर्टी इंडिकेटर ज्यादा होंगे उतना अच्छा है, उतनी ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट है। फ्रीडम के अलावा बोलूंगा मैं कि आपकी कंट्री में आपके लिए कितने राइट्स बने हुए हैं, रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात कर रहा हूं। आपकी कंट्री में कितने लॉज बनी हुई है प्रोटेक्शन के लिए, तो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर अगर लिबर्टी इंडिकेटर को भी काउंट किया जाए, उससे भी कंपेयर किया जाए, तो हम बोलेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंप्लीट माना जाएगा, अभी इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो लिबर्टी इंडेक्स को भी इंक्लूड करना चाहिए, ऐसा हम बोल रहे हैं। अगर मैं पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद ये देखूं तीनों कंट्री की जो डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज थी उसको पढ़ के क्या हम सीख सकते हैं कुछ? सर बिल्कुल, हम तीनों कंट्री के सक्सेस फेलियर्स देख के, मैं बोलता हूं पाकिस्तान और चाइना की बात करता हूं, इंडिया हम पढ़ रहे हैं, तो इंडिया के लिए आप क्या कर सकते हो? आप चाइना और पाकिस्तान की स्ट्रेटजी को पढ़ो, उनके सक्सेस देखो, उसके क्या रीजन थे वो देखो, उनके फेलियर्स देखो वो क्यों हुए वो देखो, और उससे कुछ सीखो कि इंडिया को क्या करना चाहिए। तो उसे बोलते हैं अप्रेजल ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। तो सबसे पहली बात करता हूं बेटा कि रिफॉर्म्स चाइना के अंदर भी आए, इंडिया में भी आए, पाकिस्तान में भी आए। चाइना के 1978 में, पाकिस्तान के 88 में, इंडिया के 1981 में। रिफॉर्म आने के बाद अगर हम देखें तो चाइना का जो सक्सेस मॉडल था, डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज थी, वो ज्यादा अच्छी थी एज कंपेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान। चाइना के प्री रिफॉर्म पीरियड की बात करें तो वहां सक्सेस मिली ड्यू टू GLF पॉलिसी, और पोस्ट रिफॉर्म पीरियड की बात करें तो वहां एग्रीकल्चर डेवलप, प्राइवेटाइजेशन आई, FDI को लाया गया, SEZs खोले गए, तो सक्सेस थी। वहां पर हम देखें तो चाइना के सक्सेस का रीजन जो था वो पब्लिक सेक्टर था, पब्लिक सेक्टर सपोर्टिव था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, वहां पे विलिंगनेस थी। तो ऐसे हमारी कंट्री में भी अगर हो तो हम भी डेवलप कंट्री की तरह बन सकते हैं। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के रिफॉर्म आने के बाद वहां पर सक्सेस मिली पाकिस्तान को, लेकिन 2008 की बात करें, उसके बाद की बात करें, तो पाकिस्तान में टेररिज्म ज्यादा होने की वजह से बिजनेस कॉन्फिडेंस जो है वो लूज हो गया और वो ग्रो नहीं कर पाया।
और वहां पॉवर्टी भी ज्यादा हो गई। उसके रीजन क्या थे? करप्शन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का ना होना और पॉलिटिकल विलिंगनेस ना होना, ये भी वहां था। और टेररिज्म तो बहुत इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हो इसके अंदर। तो ये चीजें पाकिस्तान के फेलियर्स की थी। तो ऐसा हम ना करें, हम चाइना के सक्सेस को देखें, पाकिस्तान के फेलियर्स को देखें और सीखें कि हम क्या कर सकते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी जो है उसने परफॉर्म किया मॉडरेटली, ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा बेकार। चाइना की सक्सेस अच्छी थी, उसे हम लो नहीं बोलेंगे। पाकिस्तान की सक्सेस जो थी वो इंडिया से कम थी, चाइना से बहुत पीछे था पाकिस्तान। उसके अलावा आज हम ये कह सकते हैं इंडिया के लिए कि अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहिए हमें। वो तब बढ़ेगा जब पॉपुलेशन का साइज कम होगा, बीपीएल लोग कम होंगे, तब ये हो सकता है। तो पाकिस्तान में इनस्टेबिलिटी होना सरकार का, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ना होना, इसलिए परफॉर्मेंस पुअर रही और पॉवर्टी भी वहां पर रही। ये आपका कंक्लूजन है। तो चाइना आज एक तरह से हम बोलेंगे कि सोशल इकोनॉमी से मार्केट इकोनॉमी बन चुका है, डेवलप कंट्री की तरह बन चुका है। इससे हम कुछ सीख सकते हैं। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है बेटा सारे करना, एनसीईआरटी और हॉट्स क्वेश्चन, इवैल्यूएशन बेस्ड क्वेश्चन, एनालिसिस क्वेश्चन, एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस है। मैं क्लास बनाऊंगा इंडियन इको के चारों चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, वो क्वेश्चन जरूर देखना। सारे क्वेश्चन कवर करूंगा। मैंने रिवीजन के अंदर कोई क्वेश्चन कवर नहीं किया है, बट हाँ एक एक्स्ट्रा क्लास, एक सेपरेट क्लास बनेगी जहां सारे क्वेश्चन कवर किए जाए। पहले आप चैप्टर रिवाइज कर लो यहां से, फिर हम क्वेश्चन की क्लास को देख सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, ध्यान से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। इंडियन इको के अंदर आप जितना इंटरेस्ट दिखाओगे उतना अच्छा होगा। एग्जाम के अंदर सिर्फ मैक्रो नहीं आनी, इंडियन इको भी आनी है, उसको भी मन लगा के पढ़ा करो। इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो बार, लिखने से मार्क्स मिलेंगे बेटा, और लिखना भी क्या है? अच्छा कंटेंट। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।